गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण में हम लोग 5 टॉपिक के बारे में पढ़ लिए थे: अंतःग्रह, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, वही 6 पर। इन 5 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर लिए थे। हम लोग को जो है कि पाचन के बारे में पढ़ना था, पाचन स्टार्ट करना था। पाचन में आप लोग को बताए थे कि मनुष्य में जो पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मुख गुहा से, और संपूर्ण रूप से कहाँ पे हो जाता है, तो छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि पाचन मनुष्य में कहाँ पर, किस पार्ट में होता है और कैसे होता है, और जो है कि किस टाइप से होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मनुष्य में पाचन जो है कि मुख गुहा में स्टार्ट हो जाता है। तो मुख गुहा में जो है कि इसके पहले आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था कि हम जो भी भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें मुख्य रूप से हम लोग 3 प्रकार के पदार्थ लेते हैं, 3 प्रकार के तत्व लेते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। आप जो भी भोजन करते हैं उसमें मुख्य रूप से कौन सा लेते हैं, तो 3 पदार्थ लेते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इन तीनों के पाचन कैसे होते हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे कंप्लीट होते हैं, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम बताए थे आपको कि मुख्य गुहा में किसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। मुख्य गुहा में किसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, प्रोटीन का पाचन आपका कहाँ होता है, तो अमाशय में स्टार्ट हो जाता है। और प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो छोटी आंत में हो जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मुख गुहा में पाचन कैसे होता है। मुख गुहा में पाचन, तो मुख गुहा में पाचन हम लोग जो भी भोजन लेते हैं, भोजन में हम लोग क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और वसा लेते हैं। तो मुख गुहा में पाचन किसका स्टार्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। मुख गुहा में पाचन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन आएगा कि मुख गुहा में पाचन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, और प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बनता है कि 2 प्रकार के होते हैं भोज्य पदार्थ, एक संपूर्ण जो है, एक अधपचा भोजन, एक संपूर्ण रूप से पचा भोजन। तो जो है कि क्वेश्चन ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट मुख गुहा में पाचन हो रहा है, वो संपूर्ण रूप से पाचन हो रहा है कि अध संपूर्ण, मतलब कि अधपका, जो भी कि आधे रूप से हो रहा है, आधा ही पाचन हो रहा है कि संपूर्ण रूप से हो रहा है। तो नहीं, जो है कि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख गुहा से शुरू होता है, लेकिन पूरी तरह से पाचन नहीं होता है। मुख गुहा में एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि। मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से आपका लार निकलता है, क्या निकलता है, लार। और इस लार में आपके एक प्रकार की एंजाइम्स होता है, उस एंजाइम्स का नाम है एमाइलेज। ठीक, तो मुख गुहा में अगर क्वेश्चन आएगा कि मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो लार ग्रंथि पाई जाती है। और लार ग्रंथि से कौन क्या निकलता है, तो लार निकलता है। लार में कौन सी एंजाइम होता है, तो एमाइलेज एंजाइम होता है। क्या आता है, एमाइलेज एमाइलेज एंजाइम होता है। और एंजाइम आप लोगों को बताए थे कि एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो एंजाइम जो है कि पाचन में सहायक करता है। ये जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलने में क्या करता है, मदद करता है। तो लार में जो है कौन सा जो है कि एंजाइम्स पाया जाता है, तो एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं स्टार्च। मुख में जो स्टार्च, यानी कि स्टार्च को आप लोग जो है कि जटिल पदार्थ मान लीजिए, और स्टार्च जो है कि एमाइलेज एंजाइम द्वारा सरल कार्बोहाइड्रेट में बदला जा रहा है। स्टार्च को क्या करेंगे, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदला जा रहा है, किसके द्वारा, एमाइलेज एंजाइम द्वारा। ठीक, तो या तो आप स्टार्च बोल देंगे, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है, एमाइलेज करता है। कहाँ पे करता है, मुख गुहा में। ठीक, तो मुख गुहा में स्टार्च को माल्टोज के रूप में बदलता है कौन, एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो लार से। लार में होता है, और लार कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ होता है, तो मुख
में होता है। ठीक है, तो मुख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। वो स्टार्च को किस में बदल देगा? माल्टोज में। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम जो है किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है, और वो स्टार्च को किस में बदल देगा? माल्टोज में। या आप कह सकते हैं कि ये जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित करता है। तो इतनी चीज़ आपको जो है कि लर्न करनी पड़ेगी। ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है? एमाइलेज करता है। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो लार ग्रंथि। नेक्स्ट हम लोग देखिए मुख पढ़ लिए। ठीक, मुख में हम लोग पढ़े हैं कि मुख में पाचन आप लोग का कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रसिका। ग्रसिका के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? आमाशय। आमाशय के बाद हम लोग क्या देखेंगे? यकृत। यकृत में आपका एक प्रकार का क्या होता है? पित्ताशय होता है। ठीक है, पित्ताशय का काम क्या होता है? तो पित्ताशय में पित्त इकट्ठा होता है। ठीक है, पित्ताशय में क्या इकट्ठा होता है? पित्त इकट्ठा होता है। और ये पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। और पित्त का इकट्ठा या पित्त का स्टोर कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में होता है। निर्माण तो कौन करेगा? यकृत करेगा, लेकिन इसका स्टोर, इसको इकट्ठा कहाँ होता है? ये तो पित्ताशय में होता है। उसके बाद अंगनाशय। अंगनाशय के बाद ये छोटी आंत है। छोटी आंत में संपूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो पाचन मुख्य रूप से मुख गुहा में होता है, आमाशय में होता है और छोटी आंत में होता है। इन 3 टॉपिक हम लोग पढ़ना है। मुख गुहा हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद अब ग्रसिका देखेंगे। ग्रसिका। ग्रसिका में आपको एक शब्द जो है कि याद करना पड़ेगा, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन जो है कि ग्रसिका क्रमाकुंचन प्रक्रिया द्वारा भोजन को मुख से आमाशय द्वारा लाया जाता है। यानी कि जो भोजन का पाचन मुख में हो जाता है, उस अब मुख से जो है भोजन को आमाशय तक लाना है। मुख से भोजन को कहाँ तक लाना है? आमाशय तक। तो ग्रसिका द्वारा मुख से भोजन आमाशय तक आएगा। वो किस प्रक्रिया द्वारा आएगा? तो क्रमाकुंचन की प्रक्रिया द्वारा आएगा। क्रमाकुंचन मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। क्रमाकुंचन जो होता है कि दबता है और फिर फैलता है, दबता है फैलता है। ठीक है, यानी कि संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन। तो ये इस तरह करके आता है, इस तरह करके आता है। तो वो क्रमाकुंचन होता है। यानी कि जो पाइप होती है वो एक बार सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, सिकुड़ेगा फिर फैलेगा। वो सिकुड़ के फैलते वो भोजन को जो है कि मुख से कहाँ तक लाएगा? आमाशय तक लाएगा। आमाशय तक ही नहीं, ये जो है कि पूरे आहार नाल में जब तक कि संपूर्ण भोजन का पाचन नहीं हो जाता है, वो पूरी प्रक्रिया जो भोजन जो है कि मुख गुहा से जो है कि आमाशय जो एक छोटी आंत से बड़ी आंत में जो जानने की प्रक्रिया होती है वो क्रमाकुंचन के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो जो है कि आइए हम लोग डिफिनेशन लेते हैं क्रमाकुंचन किसे कहते हैं। क्रमाकुंचन आहार नाल की मांसपेशियाँ संकुचन व शिथिलन करेगी और भोजन को आगे की ओर ले जाएगी। ठीक है, क्रमाकुंचन में क्या होता है? जो आहार नाल हम लोग बोले कितने मीटर का होता है? तो 9 मीटर का होता है। जो आहार नाल पूरा मुख गुहा से लेकर कहाँ तक होता है? गुदा द्वार तक। तो आहार नाल की पूरी जो है मांसपेशियाँ, जो पूरी मांसपेशियाँ होती है संकुचन, यानी कि एक बार जो है कि संकुचित होगी, उसके बाद शिथिलन यानी कि फैलेगी। तो संकुचन और शिथिलन करेगी, उसके बाद जो है भोजन को आगे की ओर ले जाएगी। ठीक है, यानी कि वो मुख से कहाँ पहले लाएगी? आमाशय में। आमाशय से कहाँ लाएगी? छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। तो ये जो सभी जो है कि पाचन जो होता है, जो भोजन विभिन्न पार्ट में भेजा जाता है, वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो क्रमाकुंचन के द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? आमाशय में पाचन। अब भोजन क्रमाकुंचन द्वारा कहाँ आ गया है? आमाशय में आ गया है। मुख में आपका जो है पाचन हो गया है। पाचन होने के बाद जो आपका भोजन ग्रसिका द्वारा जो है कि क्रमाकुंचन की प्रक्रिया द्वारा कहाँ पे आ गया है? आमाशय में आ गया। तो आमाशय में हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसेस है, कैसे भोजन का पाचन होता है। आमाशय से आपको आपकी जो है कि कौन सी ग्रंथि है?
तो अमाशय में आपकी जठर ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय में कौन सी ग्रंथि है? तो अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। वो जठर ग्रंथि से आपका जो है कि 3 पदार्थ निकलते हैं। जठर ग्रंथि से 3 पदार्थ निकलते हैं। कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो जठर ग्रंथि से पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा। तो क्वेश्चन आएगा कि जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है। जठर ग्रंथि से क्या क्या निकलता है? तो जठर ग्रंथि से पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा। देखते हैं पेप्सिन का क्या काम होता है। तो अमाशय में आप लोग का जो है कि बताए थे नेक्स्ट वीडियो में कि अमाशय में जो है कि किसका पाचन शुरू हो जाता है? तो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन। ओनली किसका पाचन शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो पेप्सिन जो है एंजाइम से, क्या है ये? एक प्रकार के एंजाइम से। प्रोटीन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम से। पेप्सिन जो है क्या है? एंजाइम से। पेप्सिन जो है कि एंजाइम से प्रोटीन। तो अमाशय में जो है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से द्वारा होता है? तो पेप्सिन एंजाइम से द्वारा होता है। तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन आएगा अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करती है। ठीक, एक बार फिर से सुनिए आप लोग। अमाशय में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, तो पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना। नेक्स्ट आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि ये जो है कि प्रोटीन को जो अम्लीय माध्यम देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्रोटीन को अम्लीय माध्यम देता है। वो जो है कि प्रोटीन को अम्लीय बना देता है, जिससे पेप्सिन कार्य कर सकता है। जब तक कि भोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि बहुत अम्लीय पदार्थ है, ये जब तक जो है कि प्रोटीन को जो भी है भोजन को अम्लीय नहीं बनाएगा, तब तक जो है पेप्सिन कार्य नहीं करेगा। तो ये भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है निकलता है और भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय कर देता है, जिससे पेप्सिन कार्य कर सकता है। अब पेप्सिन जो है कि आसानी से इसे पचा सकेगा। और जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि उसमें जो है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। ठीक है, अमाशय में बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। ठीक, तो हाइड्रोक्लोरिक का क्या क्या काम है? इसका क्या क्या कार्य है? तो हाइड्रोक्लोरिक जो है कि भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता है। जो भोजन है उसे अम्लीय माध्यम कौन प्रदान करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अमाशय में अम्लीय माध्यम बनाने का कार्य करता है, जिससे कि पेप्सिन कार्य कर सकता है और ये बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे श्लेष्मा। श्लेष्मा जो है कि जो अमाशय की जो भित्तियाँ होती हैं ना, वो जो है कि बहुत ही नाजुक होते हैं। जो भी अमाशय की जो भित्तियाँ होती हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही अम्लीय पदार्थ है, जो है कि जिससे जो है नुकसान पहुँचा सकता है। अमाशय की जो भित्तियों को ये नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए अमाशय की भित्तियों में श्लेष्मा पाया जाता है। अमाशय की भित्तियों में क्या पाया जाता है? श्लेष्मा। अमाशय जो बना है, अमाशय में ये जो अमाशय का एक फिगर है ना, अमाशय के जो ये फिगर है, तो ये अमाशय की भित्ति है। अमाशय की भित्ति है, यानी कि अमाशय की जो दीवार है, ये जो इसमें जो अमाशय में आपका क्या है? HCl है। तो HCl जो है सबसे अम्लीय पदार्थ है। तो ये जो है कि बहुत अमाशय को नुकसान पहुंचा जाता है। तो ये श्लेष्मा का कार्य होता है कि अमाशय की भित्तियों को हाइड्रोक्लोरिक से बचाने का काम करता है। तो इसके भित्ति में जो है कि श्लेष्मा लगा होता है। अमाशय के जो भित्ति में क्या लगाता है? श्लेष्मा लगा होता है। और ये श्लेष्मा जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है, इससे बचाने का कार्य करता है। क्या करता है? श्लेष्मा जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो श्लेष्मा का कार्य क्या है? अमाशय के भित्तियों को हाइड्रोक्लोरिक से बचाने का काम करता है। ठीक है, ठीक, आप लोग को समझ में आया।
कि अमाशय में कौन सी ग्रंथि निकलती है, तो जठर ग्रंथि निकलती है। जठर ग्रंथि से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, तो पेप्सिन निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा। पेप्सिन जो है कि प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक। पेप्सिन एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है, जो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक। तो ये आप लोग को लर्न करना पड़ेगा कि पेप्सिन जो है कि किस ग्रंथि से निकलती है, तो जठर ग्रंथि से निकलती है। तो क्वेश्चन आएगा कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम्स के द्वारा होता है, तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है ताकि पेप्सिन कार्य कर सके। जब तक कि भोजन अम्लीय माध्यम नहीं होगा तब तक पेप्सिन कार्य नहीं करेगा। तो पेप्सिन के कार्य करने के लिए वो भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। और जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि उसमें उपस्थित बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतनी अम्लता ज़्यादा होता है कि वो जो है कि अमाशय को नुकसान पहुँचा दे सकता है, इसलिए श्लेष्मा का भी श्लेष्मा निकला है तथा अमाशय की भित्तियों में जो अमाशय की दीवारों पे ना साइड में जो है कि श्लेष्मा लगा होता है। ये जो है हाइड्रोक्लोरिक जो निकलता है उससे बचाने का कार्य करता है। अमाशय को बचाने का कार्य कौन करता है, तो श्लेष्मा करता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में पाचन कैसे होते हैं। क्षुद्रांत, छोटी आंत में पाचन। तो छोटी आंत में भी पाचन जो है कि 3 टाइप के होते हैं, 3 पार्ट में होते हैं। 3 पार्ट में हम लोग इसे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पित्त। पित्त जो है कि आपको बताए हैं, पित्त का फिगर बनाए थे कि पित्त जो है कि आपका कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। पित्त आपका कहाँ पाया जाता है, यकृत में। तो अगर क्वेश्चन में होगा कि पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है। और पित्त कहाँ पे इकट्ठा होता है या कहाँ पे स्टोर होता है, तो पित्ताशय में होता है, ठीक। तो पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में। और पित्त कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे इकट्ठा होता है, कहाँ पे एकत्रित रहता है, तो पित्ताशय में रहता है। 2 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में। पित्त कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय में होता है। अब पित्त जो है कि पित्त का क्या काम है, हम लोग छोटी आंत में देखेंगे। छोटी आंत में जो है कि माध्यम को क्षारीय बना देता है। पित्त जो है पित्त का जो श्रावण होता है, ठीक। पित्त जो है कि यकृत जो पित्त का श्रावण करती है, वो जो अमाशय में भोजन का माध्यम कैसा था, अम्लीय था। अमाशय में भोजन का माध्यम कैसा था, अम्लीय था, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने भोजन का माध्यम कैसा बना दिया, अम्लीय बना दिया। अब भोजन जो है कि आगे आएगा यकृत के पास, यहाँ पे यकृत के बाद यकृत से जो है कि पित्त रस निकलेगा। और पित्त रस जो है कि भोजन को क्या बना देगा, क्षारीय बना देगा। पित्त रस भोजन को क्षारीय बना देता है, ठीक है। और पित्त रस का सेकेंड कार्य क्या है कि वसा के छोटे छोटे गोलियों को तोड़ने का काम करता है, ठीक। तो वसा का पाचन कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वसा का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो छोटी आंत से ही होता है, क्योंकि छोटी आंत से ही जुड़ा है क्या, आपका यकृत। तो वसा का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, छोटी आंत से। तो पित्त जो है कि वसा की छोटी छोटी गोलियों को में तोड़ देता है। जो वसा के बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े गोलियाँ होते हैं, उसे छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य कौन करता है, तो पित्त करता है। तो पित्त के कितने कार्य हैं, 2 कार्य हैं। सबसे पहले कि पित्त क्या करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। भोजन को अम्लीय माध्यम से क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। और वसा की बड़ी गोलियों को छोटे छोटे गोलियों में तोड़ देता है। सेकेंड आपका जो है कि छोटी आंत में क्या निकलता है, अग्नाशिक रस। आगे आप लोग देखेंगे सेकेंड में आप लोग का क्या निकलता है, अग्नाशिक रस निकलता है, जिसमें जो है कि 2 प्रकार के जो है एंजाइम्स निकलते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, हम लोग देखते हैं। अग्नाशिक रस से जो है कि एंजाइम्स निकलते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम्स, ठीक। इसके पहले हम लोग देखे थे पेप्सिन एंजाइम्स। सबसे पहले तो याद करने का ये टिक है कि जिसमें सीन हो, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो जिसमें सीन आए वो हमेशा किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। तो ट्रिप्सिन एंजाइम्स किसका पाचन करता है, और ट्रिप्सिन एंजाइम्स कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशयिक रस से निकलता है। ट्रिप्सिन एंजाइम्स कहाँ से निकलता है, अग्नाशयी रस से निकलता है ट्रिप्सिन। अब हम लोग देखते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम्स जो है किसका पाचन करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है अधपचा प्रोटीन का पाचन में मदद करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो अधपचा जो प्रोटीन है,
इसका मतलब प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अमाशय से हुआ था। इसके पहले आप लोग बताए थे तो प्रोटीन का पाचन तो स्टार्ट हो गया था कहाँ से, अमाशय में। लेकिन प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हुआ था अमाशय में, लेकिन पूरी तरह से अभी पचा नहीं था। तो वो आधा पचा हुआ जो प्रोटीन है आगे आएगा किसमें, अग्नाशयी रस में। तो ट्रिप्सिन एंजाइम से यहाँ से निकलेगी, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो अधपचा प्रोटीन है उसका पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य होता है, अधपचे प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम अधपचे प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। लाइपेज अग्नाशयी रस से भी एक और एंजाइम निकलता है जिसका क्या नाम है, लाइपेज। तो लाइपेज का क्या कार्य है, वसा के पाचन में मदद करता है। इसके पहले आप लोग देखे हैं पित्त जो है कि यकृत से पित्त निकलती है। तो यकृत से जो पित्त निकलती है वो वसा के बड़े बड़े गोलियों को छोटे छोटे गोलियों में तोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि जब वो अग्नाशयी रस से लाइपेज एंजाइम निकलता है, क्या निकलता है, आगे वो बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ेगा तो अग्नाशयी रस से कौन सा एंजाइम निकलेगा, लाइपेज एंजाइम निकलेगा। और लाइपेज का कार्य भी क्या होगा, वसा के पाचन में मदद करता है। लाइपेज किसका मदद करता है, वसा का मदद करता है, वसा के पाचन में मदद करता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं छोटी आंत में कैसे पाचन होता है। आंतरस के बारे में देखते हैं। आंतरस में जो है कि 3 प्रकार के मुख्य होते हैं। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या आता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। हम लोग इसके पहले आप लोग को बताएं कि हम लोग भोजन में 3 मुख्य रूप से 3 पदार्थ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो हम लोग देखते हैं इसका जो है कि ये जब ये इसका पाचन होता है ये टूट कर किस में बदलता है, इसका पाचन हुआ तो ये टूट कर किस में बदलेगा, ठीक है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है, ये जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है ये टूटता है तो किस में बदल जाता है, तो ग्लूकोज में। जटिल कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में, ठीक। प्रोटीन जो है किस में बदलता है, अमीनो अम्ल में। प्रोटीन जब टूटेगा तो किस में बदलेगा, अमीनो अम्ल में। या इस तरह आप कर सकते हैं कि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है, एक प्रोटीन अणु का निर्माण करता है, ठीक है। बहुत सारे कई अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन अणु का निर्माण होता है, ठीक। तो या आप लोग ये बोल सकते हैं प्रोटीन टूटकर किस में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में। वसा टूटेगा तो किस में बदलेगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। वसा टूटेगा तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, आंतरस यानी कि जो हम लोग 3 पदार्थ ले रहे थे पाचन में, जी 3 पदार्थ जो पाचन हो गया है छोटी आंत में संपूर्ण रूप से हम लोग देख चुके हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो कार्बोहाइड्रेट जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। और प्रोटीन का पाचन किस में हो जाएगा, तो प्रोटीन टूटकर किस में हो जाएगा, अमीनो अम्ल में। और वसा जो है वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। अब जो है कि संपूर्ण पाचन तो हो गया है, छोटी आंत में आते ही सारे भोज्य पदार्थ का पाचन हो गया है। अब हम लोग देखेंगे अवशोषण। क्या देखेंगे, अवशोषण। पाचन के बाद जो है कि छोटी आंत में जो है, छोटी आंत में ही अवशोषण होता है, ठीक है। पाचन होने के बाद अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। क्वेश्चन पूछेगा भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। तो अवशोषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अवशोषण में जो है कि ये जो है आपका रुधिर वाहिका है, क्या है, रुधिर वाहिका है। और ये दीर्घ रोम है, ये बड़े बड़े जो है कि दीर्घ रोम है। इसमें जो ये उंगली के आकार का होता है, इसमें जो है उंगली का आकार का होता है। ये देखिए जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, पचे हुए भोज्य पदार्थ को ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लिया जाता है। पचे हुए भोज्य पदार्थ को जो है कि रुधिर वाहिकाएँ, जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, जो संपूर्ण रूप से पच गए हैं भोज्य पदार्थ, तो रुधिर वाहिका द्वारा जो है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। रुधिर वाहिकाएँ पचे हुए भोज्य पदार्थ को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और उसे अवशोषित करके शरीर के विभिन्न पार्ट में क्या कहता है, पहुँचा देता है, ठीक है।
तो अवशोषण में क्या आता है कि जो संपूर्ण रूप से पचे हुए भोज पदार्थ जो होते हैं रुधिर वाहिका द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है। अवशोषित कर लेने के बाद विभिन्न बॉडी के विभिन्न पार्ट में पहुंचा देता है। ठीक, इसके बाद जो है इसमें कुछ जो है कि अधपचे जो होते हैं या अपच भोज पदार्थ होते हैं, वो जो है कि अलग हो जाते हैं और वो अलग अपच भोज पदार्थ होते हैं वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं गुदा द्वारा। ठीक, तो अवशोषण कहाँ पे होता है? आपका छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में अवशोषण किस टाइप का होता है? जो पचे हुए भोज पदार्थ होते हैं रुधिर वाहिका द्वारा अवशोषित करके विभिन्न भागों में जो है कि पहुंचा दिया जाता है। इसमें जो है कि एक प्रकार दीर्घरोम पाया जाता है। दीर्घरोम जो है कि उसी दीर्घरोम को हम लोग क्या बोलते हैं? रुधिर वाहिका।